अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है और इसमें हमने एक लेक्चर कर लिया था अपना। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का। और 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में आज हम पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है कि डिफ्यूजन क्या होता है, ताकि हम आगे अपना एक लॉ प्रूफ कर सकें। बग़ैर डिफ्यूजन या बग़ैर डेंसिटी के पता किए हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या कहते हैं डिफ्यूजन में कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। कि अगर हमारे पास पार्टिकल्स की मूवमेंट हो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन की तरफ, तो हम इसे कहते हैं, ये हमारे पास कहलाता है डिफ्यूजन। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिफ्यूजन होता क्या है। बेसिकली मैंने आपको बताया था, रूम के एक कॉर्नर पे खड़े होकर अगर आप एक परफ्यूम की बोतल से या बॉटल से आप स्प्रे करते हैं, तो वो स्प्रे के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उस कमरे के अंदर फैलना शुरू करते हैं। स्प्रे के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो परफ्यूमरी होते हैं, अरोमा वाले होते हैं, खुशबू वाले होते हैं। और जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैस के मॉलिक्यूल हैं वो ऑर्डरलेस हैं, विदाउट स्मेल हैं। तो जब खुशबू वाले मॉलिक्यूल्स या एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और निकलने के बाद स्प्रे से क्या करते हैं, इसके अंदर मूव करना, मिक्स होना शुरू करते हैं। बोतल के अंदर हायर कंसंट्रेशन थी और कमरे के अंदर लोअर कंसंट्रेशन की वजह से वो लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना शुरू कर देते हैं। और ये जो मिक्स होना है, स्प्रेड करना है मॉलिक्यूल का, ये कहलाता है डिफ्यूजन। ठीक है, एक और डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, इवेंचुअली द पार्टिकल विल डिस्पर्स इवनली थ्रू द स्पेस। स्पेस के अंदर पार्टिकल्स का जो है वो डिस्पर्स हो जाना। ठीक है, अब अगर मॉलिक्यूल इस तरह निकलते हैं और निकलकर पूरे इस रूम में फैल जाते हैं, यानी कि हायर कंसंट्रेशन इस तरफ है और लोअर कंसंट्रेशन इस तरफ जाते हुए लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मिसाल के तौर पर रूम के इस कॉर्नर पे खड़े हैं आप, इस कॉर्नर पे खड़े होकर आपने स्प्रे किया और स्प्रे करने के बाद मॉलिक्यूल क्या करने लगे, मूव करने लगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये लोअर कंसंट्रेशन की जो मूवमेंट है वो हमारे पास कहलाती है डिफ्यूजन। ठीक है, स्प्रे की बोतल से जब स्प्रे करते हैं तो रूम के अंदर डिफ्यूजन शुरू हो जाता है, लेकिन स्प्रे की बोतल से जो टिनी होल है इसका, उस होल से जो निकलना है पार्टिकल्स का, वो हमारे पास कहलाता है इफ्यूजन। द पैसेज ऑफ अ गैस अंडर प्रेशर थ्रू अ टाइनी ओपनिंग। एक टाइनी ओपनिंग से, जो छोटी सी ओपनिंग है स्प्रे बॉटल की, वहाँ से मॉलिक्यूल्स का निकलना, पास करना, ये हमारे पास कहलाता है इफ्यूजन। लाइक अगर ये हमारे पास एक टायर है, इस टायर के अंदर अगर एक कील लग जाती है तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ आना शुरू करेंगे। जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जहाँ पर कील लगी है, यहाँ से जो मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं, ये कहलाएगा इफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन समझ में आ गया। स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल जो हमारे पास है डिफ्यूजन कहलाता है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या आता है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्प्रेडिंग मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में देखें मॉलिक्यूल का एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाना, तो ये हमारे पास कहलाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। मिसाल के तौर पर अगर मैं स्प्रे की बोतल को जब स्प्रे करता हूँ, तो स्प्रे करने के बाद मैं उसे स्प्रे करते वक्त स्प्रे करने लगा हूँ, मैं टाइम स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूँ और फिर उसके बाद जब खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है फिर स्टॉप वॉच ऑफ कर देता हूँ। अगर इस कमरे का जो वॉल्यूम है जिसमें आप बैठे हैं, अगर मान लेते हैं 10,000 DM क्यूब है और स्प्रे की बोतल जब आपने की उसको फैलने में 10 सेकंड लग गए, तो इस कमरे में फैलने के 10 सेकंड लग गए, इसका मतलब है कि आपके पास 1000 पर सेकंड उस गैस का डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अब यही है कि ये जो हायर कंसंट्रेशन है इसकी तरफ जाना लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, इस तरह ये मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन में यहाँ मौजूद थे, इनको स्प्रे किया गया, ये फैलना शुरू हुए और फैलते फैलते पूरे रूम में फैल गए। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा, यानी कि जो टाइम आपको स्टॉप वॉच पे नज़र आएगा यहाँ से यहाँ तक फैलने का, वो आप टाइम नोट करोगे, टाइम के डोमेन में लोगे, तो हमारे पास ये कहलाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन।
तो जितने वॉल्यूम में फैल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास जितने वॉल्यूम में फैल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ आ गया, जितने टाइम वॉल्यूम में फैल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास कहलाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं डेंसिटी क्या चीज़ है। तो हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन को मालूम कर लिया वो क्या चीज़ है। अब हम आ रहे हैं डेंसिटी पर। डेंसिटी क्या चीज़ होती है कि हम डी से डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एम को मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कहते हैं जो डेंसिटी है वो क्या है, डेंसिटी इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज रिलेटेड टू द मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जो भी उसका इसका मास है उसको आप उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ये कहलाती है डेंसिटी। तो मास और डेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी साथ साथ बढ़ेगी। तो जहाँ पर डेंसिटी आ रहा होगा बढ़ता है वहाँ पे मास भी बढ़ेगा, जहाँ पे मास बढ़ेगा वहाँ पे डेंसिटी भी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो डेंसिटी भी हमें समझ में आ गई क्या चीज़ है और हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ही पता लग गया। अब हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे, क्योंकि ग्राहम्स लॉ में एक जो चीज़ कंपोनेंट है वो हमारे पास है रेट ऑफ डिफ्यूजन और दूसरा हमारे पास है डेंसिटी। कहते हैं द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, यानी कि जो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के रूट के। क्यों? क्योंकि डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो साइज मॉलिक्यूल का बढ़ जाएगा और अगर साइज मॉलिक्यूल का बढ़ गया तो उसको फैलने में उतना ही देर लगेगी। अब मिसाल के तौर पर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक फुटबॉल के ग्राउंड में अगर आप 22 जो प्लेयर हैं उनको कहते हैं कि फैल जाएं ग्राउंड के अंदर, तो अगर 50 किलो के वजन के हैं तो उनको फैलना 50 केजी को फैलना, और फिर 100 किलो के एक जो 22 हैं हमारे पास उनको कहेंगे फैल जाएं, तो यकीनन आप बताओगे कि जो 50 किलो वाले हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ग्राउंड के अंदर फैल जाएंगे देन 100 किलो, क्योंकि 100 किलो का मास ज़्यादा है, उनकी मूवमेंट स्लो होगी। इसीलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल गैस के जिसका मास ज़्यादा है उनकी मूवमेंट स्लो होने की वजह से डिफ्यूजन रेट क्या होगा, वो भी स्लो होगा, क्योंकि मास ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल के अंदर जाना मुश्किल होगा और मूवमेंट भी स्लो होगी, जिस वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा द रूट ऑफ डेंसिटी के। मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं हम कि हमारे पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ डेंसिटी के। अच्छा, यहाँ पर हमने इज इक्वल टू लगा दिया इसकी जगह पे, तो एक कांस्टेंट आ गया के, जहाँ हमारे पास के जो है वो रेट कांस्टेंट के बराबर है, आर जो है हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन के बराबर है और डी हमारे पास डेंसिटी के बराबर है। ठीक है, तो इफ़ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेज, अगर दो गैसेज को आप कंपेयर करते हैं तो एक का आप कहेंगे कि R1 हमारे पास बराबर है कि इसके K डिवाइडेड बाय D1 के, कांस्टेंट तो बराबर रहेगा, और दूसरे केस में आप कहेंगे कि R2 हमारे पास किसके बराबर है, K डिवाइड बाय रूट D2 के। इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, R1 को 2 से डिवाइड करते हैं, इस वैल्यू को भी इससे डिवाइड करते हैं। जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास बन जाती है इक्वेशन R1 अपॉन R2, और ये ऊपर वाली इक्वेशन और ये नीचे वाली इक्वेशन, K इन दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, ये ऊपर आने के बाद D2 ऊपर आ जाएगा और D1 नीचे चला जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रूट D2 अपॉन D1। ठीक है, इसको होल रूट में भी कर सकते हैं हम कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल, दोनों पे रूट है इसलिए हमने इसको होल रूट कर दिया। ठीक है, सिंस द डेंसिटी ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी आपस में साथ बढ़ते हैं साथ कम होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस D2 की जगह m मास भी रख सकते हैं M2 और इस D1 की जगह पे मास M1 रख सकते हैं। दो ये इक्वेशंस हो गई, दो इक्वेशन हम आगे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे, ये वाली भी जहाँ डेंसिटी का यूज़ होगा और जहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का यूज़ होगा हम वो ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन फॉर द डिफ्यूजन, अगर क्या टाइम भी डिपेंड करता है, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास R जो है वो पहले भी बता चुके हैं कि जितने वॉल्यूम में फैल रहा है डिवाइडेड बाय टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन कहलाता है। तो हम इस R की जगह पे R1 की जगह पे रख सकते हैं हम V1 अपॉन T1 और R2 की जगह पे हम रख सकते हैं V2 अपॉन T2। तो जो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा वो ये वाला होगा।
T1 अपॉन T2 मल्टीप्लाई बाय V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू रूट M1 अपॉन M2। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, ये वाली इक्वेशन मैक्सिमम इस्तेमाल होती है, ये वाली इक्वेशन मैक्सिमम इस्तेमाल होती है। इसका काम कम है हमारे पास। जहाँ पे टाइम और वॉल्यूम दोनों दिया होगा और मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। जहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन का कंपेरिजन होगा, वो यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। जहाँ पे अगर डेंसिटी भी आती है तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों फार्मूलों को। अच्छा, ग्राम्स लॉ डिटरमिन द रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर द क्रिप्टॉन। अब हम एक न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं कि क्रिप्टॉन और ब्रोमीन दो हमारे पास गैसेस हैं, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है रेट को। द फर्स्ट गैस इज गैस ए एंड सेकंड गैस इज गैस बी। रिलेटिव रेट मीन फाइंड द रेशियो आर ए अपॉन आर बी। आपने आर ए अपॉन आर बी मालूम करना है। ठीक है, फर्स्ट गैस हमारे पास जो है ए है और सेकंड गैस हमारे पास बी है। ठीक है, तो ये क्रिप्टॉन है, ये हमारे पास ब्रोमीन है। क्रिप्टॉन का मॉलिक्यूलर मास तकरीबन 80, सॉरी ब्रोमीन का 80 और क्रिप्टॉन का 83.8 यानी 84। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम देख लेते हैं आर ए अपॉन आर बी रूट एम बी अपॉन एम ए। अब आर ए और आर बी मालूम करना है हमें। मोलिकुलर मास हमें दोनों के गिवन है, एक का ये रहा और एक का ये रहा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं हम, आर ए की जगह पे हम आर क्रिप्टॉन कर दें, आर बी की जगह पे हम आर ब्रोमीन कर दें, और एम बी की जगह पे हम एम ब्रोमीन कर दें, और एम ए की जगह पे हम एम क्रिप्टॉन कर दें। तो अगर वैल्यू रखते हैं हम, तो क्योंकि हमारे पास ब्रोमीन जो है वो B2 की सूरत में होता है, तो इसका मास कितना है 80 तकरीबन, इसके बराबर। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हम यहाँ रखेंगे 159.80। ठीक है, और इसका ये क्रिप्टॉन हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में मिलता है, यानी कि मोनोएटॉमिक फॉर्म में मिलता है, तो इसका मास ऐसे आ जाएगा। याद रखिएगा, ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में मिलता है, इसलिए यहाँ पर 79.9 ही रखा गया, यहाँ पे वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करके रखी गई है। ठीक है, तो 159.80 डिवाइड बाई 83.80, इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.38। ठीक है, और ये जो आंसर आया हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास ब्रोमीन है और जो क्रिप्टॉन है, इन दोनों में जो क्रिप्टॉन है वो हमारे पास 1.38, यानी कि एक सिलेंडर के अगर हम अंदर हमारे पास क्रिप्टॉन भी है ब्रोमीन भी है, उस सिलेंडर का हम जो नोजिल है या वॉल है उसको ओपन कर देते हैं, तो दोनों जो गैसेस बाहर आएंगी उसके अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा या फ्यूजन होगा वो किसके बराबर होगा 1.38/1, यानी एक मॉलिक्यूल ब्रोमीन का आएगा तो 1.38 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्रिप्टॉन के रिलीज हो रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों के दरमियान जो रेशियो आ गया, क्रिप्टॉन यहाँ लिखा है तो 1.38 क्रिप्टॉन निकलेगा, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है 1 लिखा है, तो ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल निकलेगा। तो 1:1.38 रेशियो जो होगा वो इस गैसेस के डिफ्यूजन का होगा। ठीक है, क्रिप्टॉन डिफ्यूजेस 1.381 टाइम्स फास्टर देन ब्रोमीन। देखें, ब्रोमीन Br2 होता है, इसलिए इस मास को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ग्राहम्स लॉ को आगे मजीद लेके चलते हैं, तो लिखा है एन अननोन गैस डिफ्यूज 4.0 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन। बोला एक अननोन गैस है, पता नहीं कौन सी गैस है। ठीक है, लेकिन वो 4 टाइम्स ज्यादा तेज डिफ्यूज करती है किससे? ऑक्सीजन से। फाइंड द मोलर मास, उस गैस का आप मोलर मास फाइंड करें। द फर्स्ट गैस इज गैस ए, इसको हम गैस ए मान लेते हैं, और एंड द सेकेंड गैस इज बी, जो बी है वो हमारे पास ऑक्सीजन होगी। तो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन कह रहा है आर ए अपॉन आर बी किसके बराबर है? वो 4 के बराबर है अगर। ठीक है, 4:1 के। तो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए की जगह आर ए तो ए ही रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे हम आर बी की जगह पे हम ऑक्सीजन लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह एम बी की जगह पे एम ऑक्सीजन और एम ए। ठीक है, अब यहां पे हमने आर ए की वैल्यू
रख दी, यानी कि ये 4 टाइम फास्टर है तो 4 रख दिया, या 4/1 भी रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें, यानी कि RA/RB का मतलब होगा RA डिवाइड बाय R ऑक्सीजन। तो R ऑक्सीजन की जगह पर आपने जो रखा है वो अपने 1 रखा है, क्योंकि 1 से कंपेयर किया गया है इसको। 4 टाइम फास्टर का मतलब ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल होगा, तो 4 मॉलिक्यूल किसके होंगे, उस अननोन गैस के होंगे। तो यहाँ 4/1 भी रख सकते हैं आप, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा, इसलिए इसने 4 ही रखा है। इज इक्वल टू 32। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32, यहाँ पे 15.9 यानी कि दिया हुआ है तकरीबन किसके 16 के बराबर। एक का O2 होता है, क्योंकि ये O2 होता है देख लें, तो इसलिए 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, तो 32 डिवाइड बाय MA, दोनों तरफ हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास इसका लेंगे तो 16 आ जाएगा, और ये रूट कैंसिल होकर 32 आ जाएगा। ये MA वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये 16 यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, फिर जब ये 16 यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये, यानी कि जो आने वाली गैस है उसका जो मास होगा, जो अननोन गैस है उसका मास कितना होगा 2, और 2 होता किसका है, 2 किसका होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, तो H2 मॉलिक्यूल जो अननोन गैस इसने कही थी A, वो बेसिकली कौन सी होगी, वो हाइड्रोजन होगी। यह तकरीबन 4 टाइम फास्टर डिफ्यूज होगी देन ऑक्सीजन के। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इफ्यूजेस फ्रॉम, एक नया न्यूमेरिकल आ गया, हाइड्रोजन गैस इफ्यूजेस फ्रॉम अ 10 dm³ वेसल इन 10 सेकेंड। अब ये वाला थर्ड वाला फॉर्मूला लग गया जो आपको बताया था मैंने। हाइड्रोजन गैस है, यानी कि हाइड्रोजन H2 है, गैस इफ्यूजेस फ्रॉम 10 dm³। 10 dm का मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है हाइड्रोजन का, और यहाँ पर 10 सेकेंड यानी कि टाइम दिया हुआ है। और हाइड्रोजन गैस का तो मास कितना होगा, हाइड्रोजन का 2 होता है, पता है, तो मास हमें पता लग गया। साथ साथ हम डेटा भी बना लेते हैं, देख लेते हैं। टाइम हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, वॉल्यूम हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है 10 dm³, और मास हमें पता है, अंडरस्टूड है, वो 2 AMU के बराबर होता है, ग्राम पर मोल के बराबर होता है। ठीक है, फिर कैलकुलेट द टाइम फॉर इफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का टाइम मालूम करना है, यानी कि T ऑक्सीजन हमें फाइंड करना है, और इसके लिए वॉल्यूम कितना है, वो 20 dm³ है। मास हमें अंडरस्टूड है ऑक्सीजन का कितना होता है, वो 32 AMU के बराबर होता है। अब हम फॉर्मूला हमें पता है क्या है, ये है T1/T2 मल्टीप्लाई बाय V2/V1 इज इक्वल टू M1/M2। अब इस एक जगह T1 की जगह पे, यानी कि 1 वाली जगह पे हम हाइड्रोजन रख देते हैं, और 2 वाली जगह पे हम ऑक्सीजन रख देते हैं। अब 1 वाली जितनी भी पोजीशन है, 1 ये है, ये है, ये है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, और जो 2 वाली पोजीशन है उस जगह पे हम ऑक्सीजन रख देते हैं, तो 2 वाली जितनी पोजीशन है वहाँ पे हमने ऑक्सीजन। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब वैल्यूज ही पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, इस जगह पे हमारे पास 10 आ जाएगा, डिवाइड बाय T ऑक्सीजन मालूम करना है हमें, मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया ऑक्सीजन का, ये हमारे पास हाइड्रोजन का वॉल्यूम आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मास आ गया, ये ऑक्सीजन का मास आ गया। ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये 2 और ये 32 कैंसिल, तो 1/16, और ये हमारे पास आ गया 20 दिस T ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको रूट से बाहर निकाल लेते हैं, हो जाएगा 0.25। ये T ऑक्सीजन वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ के डिवाइड करेगा, तो हमारे पास जब ये डिवाइड करेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 80 सेकेंड्स, यानी कि हमारा जो ऑक्सीजन, अगर इसका टाइम जो है वो 10 सेकेंड आ रहा है, तो ऑक्सीजन का टाइम कितना होगा, वो 80 सेकेंड्स के बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, बल्कि अगले हम लॉ की तरफ चलते हैं। ठीक है, उसके पूरे आप क्वेश्चंस अब कर सकते हैं अपने जो वर्कबुक के दिए। हम डाल्टन लॉ की बात करते हैं। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एक मरतबा इस डायग्राम से अंदाज़ा करते हैं। इस डायग्राम में कह रहा है कि ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक गैस मौजूद है जिसका नाम मान लेते हैं हाइड्रोजन है, जो 2.4 ATM प्रेशर इसके ऊपर लगा रही है, वॉल्यूम सबका सेम है। इसके अंदर हीलियम है जिसका हमारे पास जो प्रेशर है वो तकरीबन 6 ATM के बराबर है, जो इसके अंदर 6 ATM प्रेशर अप्लाई कर रही है, और 1.25 मोल जो है वो हीलियम के हैं, वो 0.5 मोल जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम भी 5 लीटर है, इसका वॉल्यूम भी 5 लीटर है, इसका वॉल्यूम भी 5 लीटर है, इसका टेम्परेचर भी 20 सेंटीग्रेड है, इसका भी 20 सेंटीग्रेड है, इसका भी 20 सेंटीग्रेड है। ये बोलता है इन दोनों गैसेस को आप इस कंटेनर में ले आए। जब इस कंटेनर में लेकर आएंगे तो हमारे पास इसके मोल्स और इसके मोल्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों मोल्स ऐड होकर 1.75 मोल गैस, यानी कि इसके लॉ के मुताबिक जो मोल्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे, और जो प्रेशर है
वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि इसका प्रेशर 2.4 था, इसका 6 था, ये भी दोनों सम हो गए 8.4 हो जाएगा। यानी इस लॉ के मुताबिक अगर हाइड्रोजन का प्रेशर 2.4 है और इसका 6 atm है, तो हमारे पास जो है वो लॉ के मुताबिक जो लॉ है वो ये कहता है कि P टोटल जो है, टोटल प्रेशर जो है वो इज इक्वल टू बराबर होगा P1 यानी पार्शियल प्रेशर फॉर 1 पार्शियल प्रेशर फॉर 2, इसमें दो ही दिए में बोल रहा है, इससे ज़्यादा भी हों, जितने भी हों उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड ही करना पड़ेगा, तो आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो सम ऑफ द ऑल पार्शियल प्रेशर इज टोटल प्रेशर इस लॉ के मुताबिक। ठीक है, तो प्रेशर को हमने सम कर दिया इस लॉ के मुताबिक, इसका कितना था 2.4, इसका 6, दोनों को सम किया 8.4 atm हमारे पास आंसर आ गया। यानी कि हमने जितने भी गैसेस के प्रेशर हैं, पार्शियल प्रेशर है, उनको हम सम कर दे तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाता। द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस, लॉ क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज अ सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस ऑफ द इन द मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर के जो पार्शियल प्रेशर है उनको आप एक जगह क्या करेंगे तो वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। मैथमेटिकली अगर हमारे पास एक गैस है जिसका नाम ए गैस है, जिसको हम प्रेशर पी ए कह देते हैं, जिसका एक अगली गैस जो बी है उसका बी कह देते हैं, तीसरी गैस जो सी है उसका नाम हम उसके प्रेशर हम पी सी कह देते हैं, टोटल प्रेशर को हम पी टी कह देते हैं। तो उस केस के मुताबिक अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ हम इन तीनों गैसेस को क्या करेंगे, उनके प्रेशर को सम करेंगे तो वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, एज वी नो द जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT, क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT के बराबर होता है, तो एक और इक्वेशन इस तरह प्रेशर हो सकती है, हमारे पास प्रेशर जो है वो टोटल प्रेशर PT होगा और टोटल प्रेशर जो है हमारे पास NT होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस जगह PT लिख सकते हैं और PT और ये V हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे P है, इस जगह पे हम टोटल प्रेशर PT कर देंगे, यहाँ पे V है, V का V आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट होता है इसके अंदर, नंबर ऑफ मोल का NT कर देंगे और RT हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास इक्वेशन किस तरह बन जाएगी, V यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा, तो PT इज इक्वल टू NT RT डिवाइड बाय V। ठीक है, अगली गई यानी कि पिछली वाली इक्वेशन हमने यहाँ दोबारा लिख ली, ये आ गई। अब हम ये तो टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं और पार्शियल प्रेशर वाले कंटेनर की बात कर रहे हैं। सिमिलर PA यानी कि उसका प्रेशर क्या होगा, PA होगा और उसका जो नंबर ऑफ मोल होंगे वो NA होंगे। तो इधर फॉर्मूले में क्या लिखा जाएगा, PV इज इक्वल टू NRT में PA इज इक्वल टू NA, यानी कि यहाँ पे NT था, यहाँ पे क्या आ जाएगा NA, गैस का नाम आ जाएगा RT अपॉन V। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को हम कंपेयर कर लेंगे, दोनों इक्वेशंस को। जब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2 PA डिवाइड बाय PT हो जाएगा और ये ऊपर वाली इक्वेशन नीचे वाली इक्वेशन दोनों रख दी जाएंगी। यहाँ पे ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो आगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, PA डिवाइड बाय PT इज इक्वल टू NA डिवाइड बाय NT। ये एक और इक्वेशन बन गई कि किसी गैस का एक पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, नंबर ऑफ पार्शियल नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। ये एक और इक्वेशन है जो हम अप्लाई करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस एक्सर्ट अ टोटल प्रेशर ऑफ 1.5 atm। कहता है गैस हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, उसका टोटल प्रेशर 1.5 atm आ रहा है ऑन द वॉल ऑफ दिस कंटेनर, इसकी वॉल के कंटेनर पे। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 atm, अगर हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर 1 atm है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन यानी कि फाइंड द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मालूम हमने करना है। तो डेटा में हम देख लेते हैं कि हमें P हाइड्रोजन दिया हुआ है कितना 1 atm, P टोटल दिया हुआ है हमारे पास कितना 1.5 atm। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, डाल्टन लॉ अप्लाई कर देते हैं। डाल्टन लॉ के मुताबिक जो टोटल प्रेशर है वो बराबर होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। अब हमें मालूम ऑक्सीजन करना है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ प्लस कर रहा है, क्या करेगा, माइनस करेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P ऑक्सीजन इज इक्वल टू, यानी कि हम इसमें टोटल प्रेशर में से इस ऑक्सीजन के प्रेशर को, हाइड्रोजन के प्रेशर को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन का प्रेशर कितना 0.5 atm। ठीक है, ये इजी सा न्यूमेरिकल था कि आपने सिर्फ प्रेशर पुट करने थे, प्रेशर और टोटल प्रेशर, आपको पार्शियल प्रेशर। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी के अंदर ऑक्सीजन प्रिपेयर की जा रही है। 5 cm क्यूब ऑफ अ मॉइस्ट गैस वाज कलेक्टेड ओवर द वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका प्रेशर इतना है।
व्हाट वॉल्यूम ऑफ ड्राई ऑक्सीजन एट एसटीपी वाज प्रोड्यूस। वो कहता है कि ऑक्सीजन, ड्राई ऑक्सीजन का क्या होगा, बोल रहा है मॉइस्ट ऑक्सीजन का वो जो प्रेशर है वो इतना है, और आपने ड्राई ऑक्सीजन का प्रेशर मालूम करना है, और वेपर्स का जो प्रेशर बता रहा है वो कितना बता रहा है, 24 टोर। ठीक है, तो आपने ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, एक दूसरा एक टाइम, एक टेम्परेचर दिया हुआ है और एक प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, एक वॉल्यूम मालूम करना है, और एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेटा देखते हैं, समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है 500 cm3, वो ये रहा। एक प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है 25 टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वो ये रहा। इसमें 273 ऐड करके इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। पी टोटल हमारे पास जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है जी, यहाँ पर 724। पी टोटल इसलिए लिखा है क्योंकि ये वेपर्स और ऑक्सीजन का प्रेशर मिलाकर है, वेपर भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, इन दोनों का प्रेशर मिलाकर, इसलिए प्रेशर टोटल है। व्हाट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई ऑक्सीजन एट एसटीपी। ड्राई ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपने मालूम करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम जो है वो V2 है, मालूम करना है हमें। टेम्परेचर स्टैंडर्ड कितना होता है 273 केल्विन, और प्रेशर स्टैंडर्ड कितना होता है 762। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर से हमने ये ले लिया। वाटर वेपर का प्रेशर कितना दिया हुआ है 24 टोर। हमने डॉल्टन्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है। डॉल्टन्स लॉ आप कैसे अप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो टोटल प्रेशर है वो बराबर है प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। हमें क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन का वॉल्यूम मालूम करना है, यहाँ पढ़ लें व्हाट वॉल्यूम ऑफ ड्राई ऑक्सीजन, तो इसमें हमें वेपर्स का प्रेशर माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर वाटर का प्लस कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा माइनस। तो इस तरह हमारे पास प्रेशर ऑक्सीजन बराबर आएगा प्रेशर टोटल डिवाइड बाय माइनस वाटर वेपर प्रेशर। टोटल प्रेशर हमारे पास कितना दिया हुआ है 724, वो ये रहा। इसमें से हम वाटर वेपर प्रेशर ये वाला क्या कर देंगे माइनस, तो 700 टोर यानी 700 टोर हमारे पास प्रेशर ऑक्सीजन का आ जाएगा। इसको हम P1 भी कह सकते हैं। अब इस इक्वेशन में हमें पता है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब इसमें हमें V2 मालूम करना है, तो ये यहाँ पे आके डिवाइड करेगा और ये वहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा, तो इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। अब सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट कर लें, और जब आप वैल्यूज पुट करेंगे और फिर इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 421.89 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास ये वॉल्यूम होगा इस कंडीशंस पे। हो रहा है इस कंडीशन में वॉल्यूम ये था, तो इस कंडीशन में वॉल्यूम ड्राई ऑक्सीजन का वो ये होगा। तो सिंपली इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने जो भी P यहाँ पे दिया होगा पहला, उसमें से आपने वाटर प्रेशर क्या करना है माइनस करना है वेपर प्रेशर, और इसको आपने P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 में रख देना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया, मिक्सचर ऑफ गैस एट 760 टोर कंटेन 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन टोर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वो बता रहा है, अब ये दूसरा वाला फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। वो कौन सा वाला, हमने P अपॉन PT डिवाइड बाय इज इक्वल टू NA अपॉन NT। अब आप यहाँ पे टोटल प्रेशर देख लें किसके बराबर है 760 के। नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन के दिए हुए कितने 2 मोल, नंबर ऑफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड के दिए हुए 4 मोल। तो इन दोनों के मोल जमा होंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा 6 मोल। 2 और 4 इज इक्वल टू 6 मोल। आपने मालूम करना व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, दोनों का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है। तो PN2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, PCO2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन का प्रेशर मालूम कर लेते हैं। नाइट्रोजन का प्रेशर मालूम करने के लिए फार्मूले में आप एक ही जगह पे रख दें क्या चीज N2 यानी नाइट्रोजन, तो PN2 डिवाइड बाय PT इज इक्वल टू NN2 डिवाइड बाय NT। अब वैल्यूज रखनी है आपने जस्ट, जब वैल्यू रखेंगे तो आपके पास यहाँ टोटल प्रेशर की जगह पे 760, नाइट्रोजन के मोल 2, टोटल मोल 6। जब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करके जब आंसर लिखेंगे तो हमारे पास आएगा P नाइट्रोजन इज इक्वल टू 253.33 टोर प्रेशर आ जाएगा। जब आपको एक प्रेशर मालूम हो गया तो दूसरा प्रेशर जस्ट आपने माइनस करके निकाल लेना है। मिसाल के तौर पर PT के बराबर होगा P नाइट्रोजन प्लस P ऑक्सीजन, P कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अब मालूम करना है, P नाइट्रोजन में जाके क्या करेगा माइनस, तो P कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू PT माइनस P नाइट्रोजन। P टोटल आपके पास दिया हुआ है 760, नाइट्रोजन का आपने कैलकुलेट किया हुआ यहाँ रख दें, इसमें से इसको माइनस करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर का। P कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 506.667 टोर आ जाएगा। ठीक है, ये एक और न्यूमेरिकल दिया हमारे पास। इस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि हमारे पास ये
इतना एक कंटेनर है जिसको 12.5 DM³ जो है उसका जो है वो वॉल्यूम है, और उसके कारण इसमें जो है हमारे पास CH4 जो है वो 4 ग्राम दिए हुए हैं, नाइट्रोजन जो है 1.8 ग्राम दिए हैं, जीनोन जो है वो 10 ग्राम दिए। कहता है व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ दिस वेसल। टोटल प्रेशर आपने मालूम करना है। आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है, आपने जो CH4 के नंबर ग्राम में मास है उसको आप मोल में कन्वर्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे 16 से CH4 के 0.25 मोल आ गया हमारे पास CH4 का। और इसी तरह आप नाइट्रोजन का 1.8 ग्राम दिया हुआ है, 28 से इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो नाइट्रोजन के मोल आ जाएंगे। और फिर आप जीनोन का जो 10 ग्राम दिया हुआ है, जीनोन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे 131 से, तो जीनोन के मोल आ जाएंगे। इन तीनों मोल्स को आप सम कर लें तो आपके पास आ जाएगा 0.3905 मोल। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल आ गया अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ। आपने मोल्स को सम कर लिया, आप मोल सम कर लें, या सबका पहले आप मोल से PV=nRT पुट करके प्रेशर निकाल के प्रेशर सम कर लें, बात एक ही है। ठीक है, टोटल प्रेशर आपने फाइंड करना है। T हमारे पास 0 सेंटीग्रेड दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये रहा। अब इसमें 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, और R की वैल्यू आपको पता है वो 0.0821 ATM DM³ मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स के बराबर होती है। PV=nRT पुट कर देते हैं, P की जगह P की वैल्यू, V की जगह V की वैल्यू, और N की जगह पे N जो आपने फाइंड किया है ये वाला वो यहाँ रख देंगे, R की वैल्यू और टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। सब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो आपके पास आंसर आ गया, प्रेशर = 0.7 ATM। तो आपने इस तरह प्रेशर निकाल लिया। ये पॉइंट का फर्क आ सकता है इसके अंदर, 0.699 भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने टोटल प्रेशर निकाल लिया। अच्छा, अब आइडियल गैस क्या है हमारे पास, हमें पता है आइडियल गैस क्या होती है, जिसको हमने इमेजिन किया हुआ, जो हमारे गैस लॉस को फुलफिल करती है या ओबे करती है, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के तमाम पोस्टुलेट को ओबे करे, वो आइडियल गैस है। रियल गैस क्या है, नॉन आइडियल गैस क्या है, जो एग्जिस्ट करती है हमारे पास, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जितनी भी गैसेज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं वो हमारे पास कहलाती हैं नॉन आइडियल गैसेज। ठीक है, डेविएशन करती है किस केसेस पे, अगर आप ये कहते हैं देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हमारे पास आइडियल गैस है उसके अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस वॉल्यूम इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। आगे जो आइडियल गैस है उसको हम कहते हैं कि इसका जो हमारे पास वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल है, लेकिन जो हमारे पास जो डेविएशन आती है वो इसी बुनियाद पे आती है कि जो हमारा रियल गैसेज हैं उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, और जो आइडियल गैस है उसको कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, यहाँ डेविएट करता है। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं आइडियल गैस के उसका वॉल्यूम निग्लिजिबल होता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि रियल गैस का वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास गैस का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब इस गैस के टॉपिक के बाद हमने लिक्विड प्रॉपर्टी शुरू करना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।